सो हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेरियोडिसिटी एंड ग्रुप एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ लॉज के बारे में। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना, उसका 50% यानी आधा हिस्सा तो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। जैसा कि 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अवागाड्रो लॉज एंड कुछ एक दो लॉज वगैरह, और भी काफ़ी बेसिक टर्म जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ के आ चुके हो। तो मतलब इसमें इतना कुछ हमें नया नहीं पढ़ना है, हर टर्म हमारे लिए न्यू नहीं होने वाले। कुछ भी हम पढ़ेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, ये तो हमने पहले का पढ़ा हुआ है, ओ हमने ये 9th में पढ़ा, हमने ये 10th में पढ़ा। यानी इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, और इसे क्यूट सा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब देखो, हम है ना इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसका नाम क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। पहले तो नाम समझते हैं। नाम यही है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है। अब देखो, आपने है ना जब एटम के बारे में पढ़ा था, तब आपने ये पढ़ा था कि यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो, यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो, वो एटम से मिलकर बना है। कुछ भी ले लो आप, ये मार्कर ले लो, बोर्ड ले लो, दीवार ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, यानी कुछ भी, एवरीथिंग, वो सब किससे मिलके बना है? छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से, यानी छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। अगर हम बात करें कि अब उसमें ना हमने एक वर्ड्स पढ़ा था, मैटर पढ़ा था। तो मैटर में क्या आता था? मैटर में आता था कोई ऐसी चीज, ध्यान से सुना, कि कोई ऐसी चीज जो मास को घेरे, सॉरी, जो किसी भी स्थान को घेरे और उसमें उसका मास हो कुछ ना कुछ। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर का मास तो है ना, चाहे कितना ही हो, मास मतलब होता है कि इसका वजन कितना है, इन किलोग्राम्स किसका, इसका वजन कितना है। तो ये मार्कर का बहुत ही वजन कम है, देखो बहुत हल्का सा है ये, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ है तो सही। कुछ ना कुछ तो, ऐसा तो है नहीं कि तू वेटलेस है, ये तो मासलेस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ इसका मास है, और इसने अपना एक स्थान भी ऑक्यूपाई कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई यानी एक स्थान को घेर रखा है। अब जैसे मार्कर मैंने यहाँ पे हाथ में पकड़ रखा है, तो इसने अपना स्थान तो घेर ही रखा है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड है, तो बोर्ड का कोई ना कोई मास है, हाँ बिल्कुल मास है, और मास भी ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि इसने अपनी जगह तो घेरी रखी है, तो वैसे हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, वो किस में आती है? मैटर में आती है। और ये मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो, या तो कोई चीज हो सकती है सॉलिड, आपने इतने बड़े हो गए, आप 11th क्लास में आ गए, आपने ऐसे कोई चीज देखी है कि मैम हमने तो ऐसी चीजें देखी है जो ना ही सॉलिड में होती, ना ही लिक्विड में होती, ना ही गैस में होती है, तो आपने देखी होगी सॉलिड में। फॉर एग्जांपल मार्कर, ये सॉलिड है, ये बोर्ड सॉलिड है, दीवार सॉलिड है, तो या तो सॉलिड में देखी होगी, या देखी होगी लिक्विड में, जो द्रव लिक्विड में होगी। फॉर एग्जाम्पल पानी होता है, जूस होता है, चाय होती है, दूध होता है, कुछ भी ऐसे लिक्विड में। या आपने देखी होगी गैस में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक, नाइट्रोजन, और जहरीली गैसेस के बारे में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वगैरह वगैरह, मतलब खूब सारी गैसेस होती है, ठीक है। तो आपने 3 स्टेट में चीजों को ऑब्जर्व किया होगा इतने बड़े होने के बाद, और भी बड़े हो जाओगे ना तब भी 3 स्टेट में रहने वाली है हमारी, जो हमारा मैटर है, वो 3 स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। वैसे ये प्रॉपर्टीज बहुत ही मतलब कॉमन चीजें है, ये जो ऑलरेडी अब मैं बता रही हूँ कि छोटी क्लास से पढ़ के, बट छोटी क्लास से पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, डजेंट मैटर। इस चैप्टर में जो कुछ है वो आपको हर चीज सिखाई जाएगी। उसका ऐसा मतलब नहीं कि छोटी क्लास में पढ़ के आओ तो वी विल स्किप दिस, नो, ऐसा नहीं होने वाला। तो सॉलिड में क्या पढ़ने वाले हैं कि हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, लोहा है, तो वो क्या है? लोहा ना तो लिक्विड है और ना ही गैस है, वो क्या है? सॉलिड है। वुड, लकड़ी है, ना तो वो लिक्विड है ना ही गैस है, वो भी क्या है? सॉलिड है। अब इसमें ये लिखा है कि डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ये मार्कर है, ये क्या है? सॉलिड है, ये मार्कर सॉलिड है। क्या आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि मैंने ना इसको ऐसे किया, ऐसे किया, तो शेप, हाँ, ऐसे बहुत सारी सॉलिड भी होते हैं जिनकी शेप चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जब वो बच्चे खेलते हैं, वो क्यूब वाला, उसको अपन ऐसे घुमा सकते हैं। एंड कुछ बॉल्स भी होती है, कंप्रेसिव वाली बॉल्स, वो अलग बात है। लेकिन अब ये मार्कर है, इसकी अपनी एक डेफिनेट शेप है,
और एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर इस बोर्ड की बात करें तो इसका भी एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यानी सॉलिड में क्या होता है कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको अरे कर तो सकते हैं, बॉल वाला एग्जांपल हो गया, वो बच्चे उसको खेलते वो क्यूबिक वाला, उसको उसकी शेप हमने कोई चेंज नहीं कर दी वैसे देखे तो, उसका वॉल्यूम तो एक डेफिनेट है ना। मैंने कंप्रेस किया उस बॉल को, और जब मैंने वो एक फोर्स हटाया, डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं फिजिक्स आप पढ़ने वाले हो, जब मैं वो हटाऊंगी तो भाई वो अपनी वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। वो उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम, शेप और टोटल ये क्या है कि सॉलिड में रहता कांस्टेंट है, सेम रहता है, मतलब उसमें बदलाव नहीं आता है। ठीक है, आप आगे समझते जाओ, समझ आएगा। उसके बाद मैंने ना एक छोटा सा डब्बा सा बनाया और उसके अंदर कुछ गोल गोल के, पता है क्या, इन गोल गोल को आप समझ सकते हो कि ये पार्टिकल है। पार्टिकल कौन सा हो सकते हैं? पार्टिकल हो सकते हैं एटम्स, आयंस। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, मैंने आपको अभी बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम ये पढ़ गए कि कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना, छोटे छोटे पार्टिकल से। अब हालांकि मैंने थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल बनाए, लेकिन ये जो मार्कर है, ठीक है, मैं मेरे हाथ में है तो मैं बार बार इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, सो उसको हम एटम भी बोल सकते हैं। तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे ना उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होने वाली है, यानी एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं। अब एक दूसरे के पास पास होने से क्या होता है, इसके अंदर है ना, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर है ना एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जिसका नाम होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। हो सकता है कुछ बच्चे इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, ओ माय गॉड व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। देखो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना, मतलब आप ऐसा समझो कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अब जैसे मार्कर है, अब आपको अरे इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, इसके अंदर ना तो हमें अट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा, ना हमें रिपल्शन होता हुआ दिख रहा, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस मार्कर के अंदर ये जो छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे, देखो इस तरीके से ना पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये पार्टिकल है ना, क्या होता है सॉलिड के अंदर, एक बात हमेशा याद रखना, पार्टिकल सॉलिड के अंदर है ना एकदम एक दूसरे के से चिपके हुए थे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता है, स्पेस नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं होगी। तो जो चीज एकदम एक दूसरे के पास पास रहेगी ना उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर फोर्स एग्जिस्ट करता है उसका नाम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स एक हमारे चैप्टर था जिसके अंदर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स, वंडरवॉल फोर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले थे, स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वो चैप्टर हटा दिया गया हमारी केमिस्ट्री से। तो अब देखो, अब ये ना सॉलिड क्यों है, अब मैं इसको चाहूँ कि मैं तो इसको तोड़ूंगी तो क्या ये टूट सकता है, मैं नॉर्मल फोर्स लगाऊंगी तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है ना वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो क्या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए ना मेरे को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक आई बात समझ के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एफओ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर, एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लेस। इसमें डिस्टेंस लेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कुछ इस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो इनमें बताओ डिस्टेंस आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, इसमें डिस्टेंस मिल ही नहीं रही। उसके बाद मैं बात करूँ लिक्विड की, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अरे अब ये क्या हो गया कि डेफिनेट वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप एक बात समझो कि मान लो मैंने ना, हमारे पास 1 लीटर पानी है, हमारे पास क्या 1 लीटर H2 है, पानी है, ये मैंने H2 रखा। अब इस 1 लीटर H2 को चाहे तो आप इतनी बड़ी बाल्टी में डाल दो, चाहे आप वो केन आते केन में रख दो, चाहे आप इनको पतीले में डाल के रख दो, चाहे आप 1 लीटर वाली बोतल में डाल के रख दो। तो कहने का मतलब है कि, तो अब आप है ना, कुछ बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम और शेप में क्या डिफरेंस है। वॉल्यूम का मतलब है कि क्या वो पानी 1 लीटर है या वो 1 लीटर से आधा लीटर हो गया, इसका यही मतलब होता है वॉल्यूम। तो फिर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है हमारे पास 1 लीटर पानी है, इसमें क्या है कि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, बट जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है। कैसे? आप 1 लीटर पानी को आप कैन में डाल सकते हो, पतीले में डाल सकते हो, बॉटल में डाल सकते हो, आप जग में डाल सकते हो, आप अपने घर में जो भी एवरीथिंग जो बर्तन है ना उसके अंदर डाल सकते हो। तो उसकी शेप आपने चेंज कर दी। जैसे वो बॉटल में था तो उसकी शेप अलग थी, पतीले में आ गए तो उसकी शेप अलग होगी, जग में आ गए तो उसकी शेप अलग होगी, और बड़ी वाली वो टंकी टंकी में डाल दो तो उसकी शेप अलग होगी। लेकिन वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहा ना, वॉल्यूम तो पहले भी 1 लीटर था, अब भी 1 लीटर है। तो वॉल्यूम में तो डिफरेंस आ नहीं गया कि अरे जब हमने बोतल में डाला तब तो आधा लीटर था, जब हमने जग में डाला तब वो 1 लीटर हो गया, जब मैंने टंकी में डाला तो वो 2 लीटर हो गया, ऐसे नहीं होता। तो
ये मतलब है कि हम जो लिक्विड होता है ना उसको शेप में ऐसा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लिक्विड में क्या, सॉरी सॉलिड में क्या हम कर सकते हैं, मैं इस मार्कर को ना कहीं पे भी रख दूं, मैं इस मार्कर को कहीं पे भी रख दूं, ये मार्कर की शेप एंड वॉल्यूम ऐसी ही रहनी है। आप इसको जग में डाल दो, आप इसको बैग में डाल दो, आप इसको कहीं पे भी डाल दो, मतलब किधर भी, क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? क्या आप इसको, ये ऐसा है कि आप इसको सब गोल बना दोगे? नहीं बना सकते। लेकिन पानी को हम बना सकते हैं। पानी को कोई गोल बर्तन में डाल दो, फॉर एग्जाम्पल पतीले में डाल दो तो गोल टाइप बन जाएगा, बोतल में डाल दो तो वो पतला बन जाएगा ना। उसके बाद बात करते हैं गैस। गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। और गैस के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? जो गैस होती है ना, देखो गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं दूर दूर? देखो ये तो है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया है, मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है, तो यहाँ पे मैंने स्प्रे किया, तो आपको क्या लगता है, स्प्रे मान लो, अगरबत्ती मान लो, तो वो क्या जो खुशबू है वो मैं इस जितने एरिया में खड़ी हूँ क्या उतने में रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं रहेगी, वो पूरे घर में फैल जाएगी, वो उस रूम में इधर इधर हर जगह चली जाएगी। इतना मानते हो? तो इसका मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और पार्टिकल एक दूसरे ऐसा फैले हुए रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो एक दूसरे से दूर रहेंगे तो डिस्टेंस तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये पार्टिकल में देखो कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, और ये होता भी है गैस में। आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि गैस के पार्टिकल कुछ इस तरह दूर दूर रहते हैं, तो पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तब इनमें बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग जाएगा। जैसे मान लो कि मैं इधर खड़ी हूँ और 5-6 लड़कियां मान लो और इधर खड़े, तो हम दोनों एकदम एक दूसरे के पास पास खड़े हैं, तो हम में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। बट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, एक यहाँ पे, दूसरा वहां पे, तीसरा यहाँ पे, चौथे यहाँ पे, पांच यहाँ पे, जब बहुत एक दूसरे से दूर 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 खड़े, तो हमें एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल में डिस्टेंस होगी तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज लेस एंड डिस्टेंस इज मोर। अगर मैं बात करूं, लिक्विड की हमने बात नहीं की, लिक्विड में है ना पार्टिकल की डिस्टेंस गैस से तो होती है ज्यादा, गैस से, अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, लिक्विड में पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होती है वो गैस से तो होती है कम। अब देखो इसमें डिस्टेंस है ना गैस से कम है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा है। अब आप इसको मतलब देखोगे, जैसे पानी है, इसको क्यों देख रहे हो, डब्बा छोड़ एक बार। पानी है तो पानी में ना जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम लगता है, बट गैस के कंपैरिजन में ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे से एकदम इतने चिपके हुए, इतने बाउंडली चिपके हुए नहीं रहते, नॉर्मल ऐसे डिस्टेंस रहते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस। बट गैस के कंपैरिजन में तो डिस्टेंस कम होती है, गैस में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन गैस बट लेस देन इन सॉलिड, बट लेस देन सॉलिड। अब है ना, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है, ये भी आप छोटी क्लास से पढ़ के आए हो ऑलरेडी, कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या मतलब, आपने 3 स्टेट पढ़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस को लिक्विड में कर सकते हो, गैस को सॉलिड में कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हो। बट आपको ना एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको किसी में टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ जाए, प्रेशर कम, हो सकता है किसी में प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम देना पड़ जाए, मतलब ऑल टोटली ऐसे कुछ टर्म्स पे हमारा डिपेंड करेगा। तो अब देखो हमने जो 3 टर्म के बारे में पढ़ेंगे वो टर्म कौन से होने वाले। सॉलिड है, मान लो कि हमारे पास बर्फ है, हमारे पास बर्फ है, ये बर्फ है, तो बर्फ को हमने फ्रीज में रखा, ये कूल होके क्या होगी, बर्फ बन गई, सॉलिड स्टेट में आ गई। अब ये सॉलिड स्टेट से मेरे को इसमें क्या करना है, पानी में कन्वर्ट करना है, मेरे को किसमें करना है, ये पानी में कन्वर्ट करना है। चलो मैं इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा थोड़ी सी ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, इसमें हो गया, पानी में हो गया। मेरे को पानी में कन्वर्ट करने के लिए इसको मेल्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेल्ट। और फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन मीन्स होता है गलन, हिंदी में बोलते हैं फ्यूजन को गलन। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो मेरे को उसको मेल्ट या फ्यूजन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ लिक्विड से सॉलिड में जाना, जैसे मान लो ये मेरे पास वाटर है, H2 है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मतलब फ्रीज कर दूं, तो फ्रीज करने के लिए हमें इसको फ्रीज में रखना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि सॉलिड से गैस में, अब आप कहोगे ओह माय गॉड, सॉलिड है मतलब मेरे पास जैसे मान लो बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, मेरे को सीधा बर्फ को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रोसेस ही नहीं, बिल्कुल है। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे कि आपके पास कपूर है, आपने ना ऐसा घरों में देखा होगा कि कपूर के जो
दाने, हाँ, जो कपूर होती है ना उसको आप कपड़ों के बीच में रखते हो, जिससे क्या होती है अच्छी खुशबू आती है, और भी कोई रीजन होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कपूर को कपड़ों के बीच में रखते हो। मान लो आपने कोई कपूर को कपड़े के बीच में रखा और वो कपड़ा आपने 2 महीने तक देखा ही नहीं, तो आपको वो कपूर उस कपड़े के बीच में या तो मिलेगी नहीं, और अगर आपने कोई बड़ा पीस रखा है कपूर का, जैसे मान लो कपूर के भी अलग अलग पीसेस आते हैं ना, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, मान लो आपने छोटा सा पीस रखा तो वो आपको मिलेगा नहीं, मान लो थोड़ा बड़ा पीस रखा है तो वो आपको इतना रखा था ना आपने, तो वो आपको इतना सा मिलेगा। अब वो बताओ कहाँ गया, वो सॉलिड था। आपको क्या आपके कपड़े गीले मिलेंगे? देखो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन वो पता है क्या होता है, उसमें सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सीधा क्या होता है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, जिसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कपूर का। आप कपूर को सीधा रख दोगे ना तो वो सीधा सॉलिड टू गैस में बिना लिक्विड में कन्वर्ट ऐसा हो जाता है। अब है ना, अब आपको ये चीज तो हमने भी सुनी है सॉलिड टू गैस में, बट ये होता क्यों है? कपूर कैम्फर, इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं जिसको, जो सीधा क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही लेस होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होने के कारण टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या करेगा, सीधा उठ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि गैस से सॉलिड में अगर मेरे को कोई कुछ कन्वर्ट करना है तो उसको मैं बोलूंगी डिपोजिशन। ओ माय गॉड, क्या क्या टर्म्स आ रही है, डिपोजिशन, बस है ना आप इनके नाम याद कर लेना और इसको समझते जाओ। ये वाला देखो प्रोसेस तो रात दिन का काम है आपका। बर्फ को कभी गर्म क्या बर्फ को कभी मेल्ट करते हो, कभी पानी को जमाने के लिए फ्रीज करते हो, तो कुछ ये तो आपको नॉर्मल चीज है। अब सब्लिमेशन वाली भी आपने कपूर वगैरह के एग्जांपल सुना होगा। अब ये जो गैस वाला है ना, ये थोड़ा मे बी न्यू हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। गैस से सॉलिड, यानी मान लो आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है जो गैस स्टेट में है, किसमें, गैस में। अब मेरे को उसमें गैस से लिक्विड में भी नहीं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मान लो कि आयोडीन है, आयोडीन हेलोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर आयोडीन गैस स्टेट में है और वहां का मैं टेम्परेचर कम कर दूं और प्रेशर बढ़ा दूं, अगर मैंने वहां का टेम्परेचर कम कर दिया, मान लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मैंने थोड़ा और कम कर दिया, कूल कर दिया एकदम, तो रूम टेम्परेचर मतलब मान लो टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। मान लो आयोडीन गैस स्टेट में है, टेम्परेचर कम कर दिया, और एक मान लो उसको मैंने कंटेनर में ले लिया, उसका मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो वो पता है क्या हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स है ना उनका मोशन, पार्टिकल का मोशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल में एक एनर्जी आ जाएगी जिससे वो ज्यादा मोशन करेंगे, टेम्परेचर कम होगा यानी कूल हो जाएगा, ठंडे पड़ जाएंगे पार्टिकल, तो वहां पे मोशन कहाँ से ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक हमारी हो जाएगी कम, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा देंगे। तो जो आयोडीन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आयोडीन से तो गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक हमारा प्रोसेस होता है गैस टू लिक्विड में, यानी कोई हमारे पास ऐसी चीज है जिसको गैस स्टेट में, और गैस से सीधा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप हर दिन अपने घर में देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, अगर आप किचन में जाते हो तो। जैसे मान लो कि आपने, हर बच्चे ने देखा है, ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। डिपोजिशन भी हम इतना नहीं देख पाते, मतलब हम देखते भी है तो इतना गौर नहीं करते, बट ये जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये तो बहुत कॉमन, आप हर रोज देखते होंगे, हो सकता है आप अब मेरा लेक्चर देख रहे हो तो अभी आज ही देख लो आप। जैसे हमने क्या किया कि मैंने एक पतीला है, ये पतीला कैसा है, और इस पर मैंने ढक्कन लगा दिया, इस पतीले में मैंने गर्म करके पानी रखा है, गर्म करके दूध रखा है, सब्जी रखी, कुछ भी गर्म चीजें मानो गर्म थी, उसको एकदम गैस पे थी, और गैस उतार के मैंने साइड में रखी और इस पर ढक्कन लगा दिया। ये मेरा क्या ढक्कन नहीं है, ठीक है, ये मेरा ढक्कन है बच्चों, ये ढक्कन है, मैंने ढक्कन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगी, गर्म चीज में ना हमेशा वेपर बनते हैं, जैसे मान लो पानी है तो एकदम गर्म गर्म है तो उसमें ना वेपर बनेगी। अब वो वेपर, जैसे मान लो ढक्कन नहीं लगा तो वो वेपर क्या होगी कि उड़ जाएगी, एटमोस्फेरिक में रिएक्ट कर लेगी, एटमोस्फेरिक में वाष्प बन के उड़ जाएगी। लेकिन आपने क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, अब बेचारी वेपर कहाँ जाएगी, अब आपने ढक्कन लगा दिया तो अब वेपर तो फंस गई, अब यहाँ पे फंस गई वेपर, और वेपर में इतनी भी पावर नहीं होती, वेपर में इतनी भी पावर नहीं होती कि उस ढक्कन को साइड में रख के और वो फिर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करेगी, वेपर से इस पे, यहाँ पे थोड़ा कोलाइड करेगी, वो इस अपने ढक्कन पे जो वेपर ने लगा है इस पे कोलाइड करेगी, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं होगी कि बाहर हो जाएगी, तो कोलाइड करके, यानी कोलाइड करेगी। वेपर देखो किस में होता है, वेपर हमेशा गैस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है वेपर। अब गैसेस स्टेट से यहाँ पे कोलाइड करके वापस इसे ढक्कन से टकरा के लिक्विड में आ जाएगी, वापस ढक्कन से टकरा के लिक्विड में आ जाएगी। तब भी आप जब
मान लो कि आपने यहाँ पे पानी गर्म दूध गर्म करके रखा और जिस पर ढक्कन लगा, जब आप 10 मिनट बाद उस ढक्कन को हटाते हो ना, तो उस प्लेट पे ऐसे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से वाटर के छोटे 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 ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, और वो कुछ इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारा वेपर में बन गया था, वेपर यानी गैस से फिर किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। अब एक ऐसा प्रोसेस होता है लिक्विड टू गैस, जिसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। आप पानी गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, बॉईल होने लग गया, तो वो क्या करेगा, वेपर बनाएगा। वेपर बनाएगा तो पहले लिक्विड में था, फिर वेपर बनाने लगा, तो वेपराइजेशन है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रोसेस तो बहुत ज्यादा इजी है। आपके लिए थोड़े 2 नए हो सकते हैं, एक सब्लिमेशन और एक डिपोजिशन। जो सब्लिमेशन भी आप छोटे क्लासेस से सुन के आ रहे हो, मे बी डिपोजिशन भी आपने सुना होगा, बट नहीं भी सुना होगा तो ठीक है। तो आई जस्ट होप ये इतनी चीजें समझ आएगी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। अब आगे वाले आने वाले वीडियो में हम कुछ और भी अच्छी और न्यू टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग और बहुत क्या बोलते कूल चैप्टर है ये। सो थैंक यू सो मच।